सूर्यनगरी जोधपुर को मेरा प्रणाम, खमा गणे, गुड मॉर्निंग, राम राम। 92.7 बिग एफएम यानी जोधपुर के नंबर 1 रेडियो स्टेशन से मैं हूं आरजे राहुल। रविवार जब होती है आपसे मुलाकात, शो होता है बिग स्पॉटलाइट। जोधपुर की ही एक शख्सियत से आपको रूबरू करवाता हूं। और आज जो हमारे साथ मेहमान आप देख पा रहे हैं, एक ऐसे शख्स हैं जिन्हें पूरा जोधपुर जानता है और कम से कम बीते 1.5 सालों से तो आपका तारुफ सर से हुआ ही होगा। किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। विदाउट फर्दर अडू मैं सबसे पहले तो आपको रूबरू करवाता हूं हमारे मेहमान से। सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जोधपुर, उमेदराज जैन और जोधपुर का ही वासिंदा, आपके अपनों के बीच में हमेशा अपनी प्रेजेंस देने वाला और जोधपुर शहर से ताल्लुक़ रखता हूँ और सेवा कार्य के लिए जो ईश्वर ने मुझे निमित्त किया है उसको मैं अनुसरण कर रहा हूँ। और बीते 1.5 सालों की जो कहानी है उसे तो हम जानेंगे ही, लेकिन सर सबसे पहले मैं एक तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आपने बिजी स्केड्यूल में से समय निकाला, बातचीत का हिस्सा बने, आप बिग स्पॉटलाइट शो का हिस्सा बने। थोड़ा बचपन की तरफ चलते हैं, यादों के गलियारे से बात करते हैं। बचपन की कुछ यादें शेयर करना चाहेंगे आप? चूँकि जोधपुर की शहर की गलियों से मैं हूँ और गुंदी मोहल्ला नौचौकिया एक बहुत प्राइम लोकेशन होती है शहर की, जी जी, वहीं मेरा जन्म हुआ और वहीं पला बड़ा, स्कूलिंग वहीं हुई। उसके बाद में सरदार स्कूल के बाद मैं हायर ग्रेजुएशन के लिए जोधपुर यूनिवर्सिटी, उसमें तत्कालीन जोधपुर यूनिवर्सिटी हुआ करती थी जी। और बचपन यूँ बहुत, वो समय की अगर आज मैं काम तुलना करूं तो मेरे ख्याल से उससे बड़ा कोई अच्छा टाइम जीवन में नहीं होता है। और जो बचपन में हमने जो ख्वाब देखे थे या जो इच्छाएं थी, हालांकि बहुत अभावग्रस्त बचपन रहा, लेकिन अभाव में भी खुशियाँ हुआ करती थी। और उन खुशियों को हमने सपनों में बुन के, और एक मन में जो कुछ था कि भी आगे चल के कहीं जीवन में ऐसे मुकाम पे इस तरह से कुछ करेंगे, और वो बचपन की यादों का पिटारा लेके हम चलते गए। क्या बात है सर, खुशियों की बात की है सर ने, और एक बड़ी अच्छी बात कही कि खुशियाँ हर छोटी छोटी चीज़ में मिल जाती है। आज सर को खुशी मिल रही है एक ऐसा काम करके जो बहुत से लोग शायद इसी वजह से सर को जानते भी होंगे। सामाजिक सरोकार से जुड़ा आप काम कर रहे हैं, पेशे से एक बिजनेसमैन भी है, बहुत से लोग इस रूप में आपको जानते होंगे। बहुत से लोग तो जो आपके करीबी हैं वो शायद उस बचपन के स्ट्रगल के दौर से भी वाकिफ होंगे। लेकिन ये शुरुआत, सर मैं कहूँ कि अलग अलग रोल जीवन में आपने निभाए, लेकिन ये शुरुआत कहाँ से हुई कि मुझे कुछ करना है? जी, मेरा एक शुरू से बचपन से एक सपना रहा है कि मेरा जीवन कहीं किसी के काम आने की स्थिति में रहे। मेरी सोच हमेशा वही रही, मेरा विज़न हमेशा वही रहा। और यदा कदा जब भी ऐसी कोई परिस्थिति आती तो जो मेरे सामर्थ्य के और जो मेरी होती थी उसके अकॉर्डिंग मैं करने की कोशिश करता था। लेकिन सन 2000 में जब रापर और बचाऊ में जिस तरह से अर्थक्वेक आया था और उस समय जिस तरह से वो सारा मंजर देखा था, तब एक दिमाग के अंदर मानवीय सेवा का अंकुर जो प्रफुल्लित हुआ, उससे लगा कि जीवन में ऐसे समय में किसी के काम आना शायद इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती। और तब से एक दिमाग में वो मेरे चीज़ रही थी और वक्त के अनुसार धीरे धीरे हम लोग बढ़ते चले गए। डिजास्टर मैनेजमेंट, आपने ये शब्द ज़रूर सुना होगा, लेकिन शायद हमारे मेहमान के जहन में वो हमेशा से रहा है। और जब सर वो मेहरानगढ़ दुखांतिका हुई, वहाँ से एक नए अध्याय का आरंभ हुआ, शायद वो ज़िंदगी का पहला पन्ना रहा होगा इस दिशा में। तो वो उससे रिलेटेड मैं जो शुरुआत थी वो समझना चाहूँगा। जी जी जी, ये आपने मेरी बहुत बड़ी दुखती नस पे हाथ रखा है कि जब ये दुखांतिका मेहरानगढ़ की हुई और उसमें 250 प्लस कुछ ऐसे बच्चे चले गए जो घर में कमाने वाले वही व्यक्ति थे या घर जिसके ऊपर डिपेंड था या एक ही बच्चा था। मतलब वो मंजर जो आंखों के सामने आज भी आता है तो दिल दहल जाता है। मैं उस समय तक वहाँ मौके पे या कभी मेरा नहीं, सिर्फ अखबारों में पढ़ा था। इत्तेफाक की बात है कि हम लोग जब श्रद्धांजलि सभा में हम लोग गए थे, वहाँ पे महेंद्र शाह झावक के साथ मेरा जुड़ा हुआ और उनसे मिलना हुआ और उन्होंने कुछ बातचीत के दौरान उनको लगा
कि इस व्यक्ति के अंदर कुछ विज़न है। तो उन्होंने मुझे अलग से कॉल किया और मुझे बताया कि सब इस तरह से, क्योंकि मेहरानगढ़ से ताल्लुक़ रखते थे, चूँकि वो सीईओ थे राजदादी हॉस्पिटल के, महेंद्र सजावत। तो उन्होंने मुझे कॉल करके और डिस्कस किया कि जन साहब इसको अपन रिलीफ प्लान के रूप में कैसे उन लोगों तक पहुंच सकते हैं। राइट। तो मैंने कहा मुझे कुछ समय दीजिए। मैंने रात भर में एक डिज़ास्टर प्लान का जो रिलीफ प्लान था वो उन लोगों के लिए मैंने तैयार किया और वो उनके साथ जब डिस्कस किया, हर एंगल से उसमें हमने प्लान में सब चीज़ें, उसका इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, उसके बच्चे या घर में जो भी रह गया उसके एम्प्लॉयमेंट के अकॉर्डिंग, उसके हेल्थ और इलाज के अकॉर्डिंग, बच्ची अगर शादी के योग्य और बच्चा कमाने वाला था या जो भी घर में अर्निंग मेंबर था चला गया तो उसके शादी की रिलीफ के अकॉर्डिंग, मतलब हर एंगल से, या केवल उसके पेरेंट्स बच गए हैं तो उनकी धार्मिक यात्रा के, मतलब कई पहलू हमने उसमें सेलेक्ट किए थे। और वो रिलीफ प्लान जो तैयार किया तो उसको देख के उनको बहुत ही आश्चर्य हुआ कि भाई आपने वाकई ये बहुत ज़बरदस्त प्लान किया। और फिर हम लोग उम्मीद पे उन गए, वहाँ साथ मीटिंग की और उस प्लान को हमने एग्जीक्यूट किया। उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के बाद में हमने रूट प्लान तैयार किया। एक एक घर में जहाँ जहाँ डिजास्टर हुआ था, जिसकी डेथ हुई थी, उसके घर पे हम कम से कम आप समझिए कि एक सप्ताह तक हमारा ये कार्यक्रम चला कि हिज हॉनेस गज सिंह जी को हम साथ ले जाके एक एक घर में जाके उनको वो इकोनॉमिकल आर्थिक सहायता का चेक देना, उनको अपना ट्रीटमेंट के लिए कार्ड बनाया था हमने, मेडिकल कार्ड, वो देना, या सारी उस घर की पूरी सर्वे करवाई थी। उसका सर्वे का फॉर्म मैंने तैयार किया था और वो सर्वे का फॉर्म उस समय वसुंधरा गवर्नमेंट थी तो वसुंधरा मैडम तक गया था वो फॉर्म। और उस फॉर्म के अकॉर्डिंग सारी डिटेल हम लोग वहाँ जाके मैं गज सिंह जी को शेयर करता था कि साहब ये पोजीशन है इस घर की, ये आज स्थिति है, फिर वो उनको करते। तो ऐसा हमने पूरा ही प्लान सारे घरों में जाके और उन लोगों को आर्थिक मदद पहुँचाई थी। तब से एक दिमाग के अंदर डिजास्टर को लेके मुझे लगा था कि जीवन में ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और लेमैन इससे बिल्कुल बेखबर होता है कि डिजास्टर होता क्या है और डिजास्टर होने के बाद करना क्या होता है। तो वो, और वैसे मैंने डिजास्टर प्लान पे, मैंने जयपुर में भी ट्रेनिंग OTS में मैंने 3 दिन की वहाँ हुई थी, तो उस समय भी मैं वहाँ गया था। तो मेरा जुड़ाव तब से सन 2000 में मैं वहाँ ट्रेनिंग ली थी, तो मेरा डिजास्टर में काफ़ी रुचि रही थी। तो यहाँ से जो शुरुआत हुई, आपने न सिर्फ जोधपुर में जहाँ पर भीड़ इकट्ठी होती है, जैसे अपने जोधपुर में कई बार मेले लगते हैं, धार्मिक स्थल जो है जहाँ लोगों का आना जाना है, उसके लिए भी आपने एक प्लान तैयार किया और मंदिरों में ख़ास तौर पर तो उस समय आपने एग्जीक्यूट भी किया, राइट? जी जी। इसमें सब ये बड़ी विचित्र बात थी कि जोधपुर जैसा शहर राजस्थान का दूसरा, और यहाँ जोधपुर का कोई डिजास्टर प्लान नहीं बना हुआ था। और डिजास्टर प्लान के अभाव में डिजास्टर से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं थी। तो मैंने सबसे पहला मेरा क्वेश्चन, मैंने एक ज्ञापन दिया था जिला कलेक्टर साहब को कि हमें इस ओर ध्यान देना चाहिए कि हम लोग बड़े बड़े मंदिरों में, क्योंकि मेहरानगढ़ की मेरे वो अंदर मानसिकता इतनी ज़्यादा घर कर गई थी कि दोबारा ऐसी कोई घटना जोधपुर अपने ऐसे प्रिय शहर के अंदर नहीं हो और हम अपने को नहीं खोएं। तो ऐसी स्थिति में हमने डिजास्टर की प्लान को लेके और उसको अपना प्लान तैयार करना तो बाद का मैटर था। हमने उनको कहा सब जितने भी ऐसी जगह हैं, हॉट स्पॉट्स हैं, जैसे कि चामुंडा माता मंदिर का ये हादसा हुआ, ओसिया माता का मंदिर है, हमारे नाकोड़ा तीर्थ है, जहाँ पे ह्यूज नंबर ऑफ क्वांटिटी में श्रद्धालु आते हैं, आस्था के केंद्र हैं। इसके अलावा जितने भी मॉल्स हैं या जितने भी एग्जीबिशंस जहाँ होती हैं, जहाँ हज़ारों 10-10 हज़ार लोग एक साथ होते हैं, लेकिन हमारे कोई मेजर्स नहीं होते हैं उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी के। इस चीज़ को लेके मैं पैनिक हुआ, मैंने एक रिक्वेस्ट की कलेक्टर साहब से कि साहब इसका एक कुछ अपने को प्लान तैयार करना चाहिए। तो इत्तेफाक से यूनिसेफ की टीम भी आई थी और हमने 3 दिन में डिजास्टर प्लान तैयार किया जोधपुर का। और वो डिजास्टर प्लान तैयार करने के बाद हमने मेहरानगढ़ हमने सर्वे किया वापस जाके दोबारा, और उसमें सभी डिपार्टमेंट थे, पुलिस डिपार्टमेंट भी था, PHD भी था, RACB भी था और टूरिज़्म डिपार्टमेंट भी था
मेडिकल डिपार्टमेंट भी था, मतलब एक जो एस्पेक्ट्स डिजास्टर के हो सकते हैं उससे रिलेटेड करीब करीब 10-12 डिपार्टमेंट्स थे, और हम पूरी टीम से वहाँ गए और एक एक हमने सिस्टम सारा सेट किया वहाँ पे। कभी इस तरह से एंट्री होनी चाहिए, इस तरह से एग्जिट होना चाहिए, इलेक्ट्रिक की फिटिंग ऐसी होनी चाहिए, आपका कोई भी जलने वाली चीज़ ये इस तरह से वहाँ नहीं होनी चाहिए, हाई इन्फ्लेमेबल चीज़ कोई नहीं होनी चाहिए। तो वो सारे मेजर्स हमने सारे चेक किए। उसके बाद हम ओसिया माता मंदिर गए। ओसिया माता मंदिर में जहाँ पे प्लेटफॉर्म है वो लकड़ी का बना हुआ था, उसके ऊपर अगर इतने साथ लोग आते हैं, कभी मान लो कोई ऐसी चीज़ हैपनिंग हो जाती है, तो कई चीज़ें हमने वहाँ डिस्कस की और उसको हमने सुधार के लिए वहाँ ट्रस्टियों को हमने गाइड किया और उस पर कार्रवाई भी हुई। एब्सोल्युटली, मैं खुद एक बार ओसिया गया, मैंने वहाँ देखा, अब वहाँ पे एंट्री का रास्ता अलग है, जिगजैग एग्जिट का रास्ता अलग है, वो पूरी जिगजैग एंट्री है। तो मतलब इस तरह का डिजास्टर जो जोधपुर मेहरानगढ़ में हुआ, ऐसा कहीं और ना हो, तो कहीं ना कहीं श्रेय सर को जाता है। और यहाँ से जिंदगी का एक और पन्ना पलटते हैं। वो टाइम शुरू होता है जो पूरा अब तक सुनहरे अक्षरों से लिखा है। जिंदगी का ये दूसरा पन्ना जो हम अब जो बात कर रहे हैं, जैसा मैंने शुरुआत में भी जिक्र किया कि ये सर ने गोल्डन टाइम कहा है, लेकिन हर आम इंसान के लिए तो, इनफैक्ट पूरी दुनिया के लिए तो शायद जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर रहा है। गोल्डन टाइम इसलिए क्योंकि हमारी मुश्किलों को कहीं ना कहीं कम करने का आपने डे 1 से प्रयास किया। मैं बात कर रहा हूँ कोविड टाइम्स की। सर, यहाँ ये नया अध्याय कैसे शुरू हुआ और एक तरह से आपने अपने आप को समर्पित कर दिया इस वक्त के लिए? मैं जानना चाहूँगा इस बारे में। सर, ये वैश्विक महामारी कोरोना का क्रूर काल जिस तरह से चालू हुआ था, उस समय इसका कोई भी सॉल्यूशन का तरीका नहीं था जी। मुझे एडमिनिस्ट्रेशन से महिपाल जी भारद्वाज साहब का फ़ोन आया था, एडीएम जोधपुर का जी। रात को 10 साढ़े 10 बजे की कहा, आप कहाँ पे हैं? मैंने कहा मैं घर पे हूँ। तो क्या आप आ सकते हैं क्या ऑफिस में? तो बिल्कुल आ जाऊँगा, पुलिस वालों ने नहीं रोका। तो मैं वहाँ गया। जाने के बाद के 22 मार्च को 2020 को लॉकडाउन पूरे राज्य में लग गया था और 24 मार्च की बात है, 2 दिन हो गए थे। अब लोगों को खाने की नौबत आ रही थी, बंद में कहीं कुछ नहीं मिल रहा था और जगह जगह से लोग डिमांड आ रही थी। तो प्रशासन ने मुझे कॉल किया कि चूँकि डिजास्टर से रिलेटेड मैं काम शुरू से प्रशासन के साथ किया था जी। तो मैं वहाँ गया और जाने के बाद भी अपने को राशन के पैकेट्स तैयार करने हैं लोगों तक पहुँचाने के लिए, और सारा बंद है। तो जबर सिंह जी हुआ करते थे सेक्रेटरी मंडोर मंडी के, उनके साथ हमने प्लान किया भी कि आप लोगों को रातों रात दुकानें खुलवाइए, उनसे मटेरियल लीजिए, मटेरियल लेके अपन। तो हमने एक क्वांटिटी तय की, एक लिस्ट बना के भी कि एक किट के अंदर राशन का क्या क्या सामग्री होनी चाहिए, वो हमने उनको मुहैया कराने के लिए सारे एफर्ट्स किए। रातों रात हमने सब खुलवाए किए और वो पैकेट्स कुछ दूसरे दिन बने। फिर हम लोगों के सामने आई सबकी, कुछ जहाँ पे भी जाते तो वो राशन के पैकेट हर आदमी को चाहिए। अब राशन के पैकेट दे दिया, उनको गैस चाहिए, उनको ये चाहिए, वो चाहिए, सब चीज़ें। फिर हमने वापस मीटिंग करके ये डिस्कस किया कि हमें राशन के पैकेट को अपने को कम करके रेडी फूड के लिए अपने को पैकेट्स की तैयारी करनी चाहिए। तो सब वो कैसे होगी? तो करेंगे, कुछ दानदाताओं से बात करेंगे, कुछ संस्थाओं से बात करेंगे। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि जिससे मैंने बात की, जिस संस्था को मोटिवेट किया, दानदाता को मोटिवेट किया, उन्होंने भी इस काम में बहुत सपोर्ट किया। और हम बहुत ही जल्दी करीब 20 संस्था, तो मैंने इंडिविजुअल हमारे जैन समाज की संस्थाएं, सिख समाज की, उन सबको, पंजाबी समाज को हम साथ लेके फूड पैकेट्स का हमने पूरा दौर चालू किया। फूड पैकेट्स बन गए और उसके डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम आ गई। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना? तो सुरेश कुमार जी ओला वहाँ उस समय IAS थे, निगम के कमिश्नर जी। और उन सारा डिस्कशन करने के बाद उन्होंने फिर एक्शन लेवल की डिस्ट्रीब्यूशन टीम तैयार की और वो टीम तैयार करके और उनके अंडर में AN, JN और दूसरा स्टाफ हर टीम के अंदर लगा के डिस्ट्रीब्यूशन टीमें हमने पूरे जोधपुर के लिए वार्ड वाइज तैयार की। और जो पैकेट्स रेडी होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन हमारा इसके साथ में अनिल जी व्यास, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर, और उनको ये काम दिया गया कि संकलन करना सारे फूड पैकेट्स का और वितरण के लिए कोऑर्डिनेट करना। तो वो सारा कोऑर्डिनेशन का काम हम लोग साथ कर रहे थे। हम लोग जो ही हमारे पास कहीं से मैसेज आता 500 पैकेट तैयार है, हम लोग वहाँ टीम भेजते, उनको रसीद देते बाकायदा कि 500 पैकेट रिसीव किए। राइट सर।
ये उस दौर की बात है जब जोधपुर में कोरोना का आगाज़ हुआ था, शुरुआती दौर में था और लोगों में सर उस समय अवेयरनेस भी बिल्कुल नहीं थी। तो आपने आरटी-पीसीआर के लिए भी लोगों को बहुत मोटिवेट किया कि वो जाएं। एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स भी काफ़ी सारे थे उस समय। जी जी जी। वो दौर ऐसा था कि सब लोग डरे सहमे से थे और सबको एक ऐसा लगता था कि आरटीपीसीआर टेस्ट कराएंगे कि कहीं मैं पॉजिटिव आ जाऊंगा, तो वो डर था। तो उस डर को निकालना जरूरी था। अभी कि आप पॉजिटिव आ जाओगे वो इतना हार्मफुल नहीं है, उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा, लेकिन आपको आरटीपीसीआर टेस्ट करवानी है। फिर भी कई लोग नहीं कराते। कई बार बुखार या खांसी जुकाम होने के बाद मेरे पास फ़ोन आते, मैं उनका आरटीपीसीआर टेस्ट करवाता। लेकिन कई बार मैं अपीलें निकालता था, सोशल मीडिया पे लिख के भेजता था कि भाई आप जो भी हैं, आप भले ही आपको खांसी जुकाम बुखार सिम्टम्स कुछ नहीं है, पर आपको असिम्टोमेटिक हो सकते हो। और असिम्टोमेटिक आप पता नहीं कितने लोगों के कांटेक्ट में आओगे, घर वालों के कांटेक्ट में आओगे और भी कहीं आप कांटेक्ट में आओगे, तो उनको आप पॉजिटिव कर दोगे। तो लोगों में ये अवेयरनेस जगानी बहुत ज़रूरी थी और वो करके हमने एक सेंटर चालू किया। अच्छा। जिसमें डॉक्टर सिद्धार्थ सिंह, डॉक्टर तेजस मित्तल और उनकी टीम थी पूरी, और ईएसआई डिस्पेंसरी जो शास्त्री नगर जोन, ये हमारे 9 जोन हुआ करते थे जोधपुर के अंदर। तो शास्त्री नगर जोन का इंसिडेंट कमांडर उस समय विकास जी राजपुरोहित हुआ करते थे, आरएस ऑफिसर हैं जो एसीओ जिला परिषद थे। उनके साथ हम टीम के रूप में पूरा हमने चालू किया और आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए सेंटर के साथ हमने जगह जगह पे जाके जो सुपर स्प्रेडर कैटेगरीज के लोग होते थे उनको आइडेंटिफाई करना, उनकी टेस्टिंग करना और टेस्टिंग करके पॉजिटिव लोगों को रोक के चेन ब्रेक करना, ये हमारा मिशन था। और हमने उस पर भी खूब काम किया और लोगों के पास जाके जगह जगह कैंप्स लगा के हमने वो टेस्टिंग करवाई और उसका ये रिजल्ट आया कि हमने बहुत जल्दी उस स्टेज तक हम लोग पहुँच गए, चेन ब्रेक करने की स्थिति में हम लोग आ गए और ये प्लानिंग हमारी काफ़ी इफेक्टिव रही थी एक्चुअली। और हम देखेंगे कि शायद ये नवंबर दिसंबर का जब समय था तब जोधपुर में एक तरफ से ये हमने मान लिया था कि कोरोना ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर दूसरी लहर ने जोधपुर को हिट किया और ये शायद सबसे वर्स्ट टाइम था। लेकिन प्रयास आपके उस वक्त भी नहीं रुके। प्लाज्मा, हालांकि बाद में स्टडीज़ आई और कहा कि प्लाज्मा की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उस वक्त मेरे तमाम दर्शक इस बात से इत्तेफाक ज़रूर रखेंगे कि जब परिवार में आपके नियर डियर लव्ड वंस को, आपके सर्कल में किसी को ज़रूरत पड़ रही थी, तो उस लेवल का क्राइसिस था कि अफरा तफरी सी थी, लेकिन आपने शायद अपने आप को रोके बिना अपना काम कंटिन्यू किया। मैं उस बारे में भी जानना चाहूँगा आपसे। जी जी, ये बड़ा टिपिकल टाइम था जब लोग पॉजिटिव होने के बावजूद भी अपने आप को मैं कह सकता हूँ कि वो लापरवाही में रखते थे और वो देखते थे कि ये जुकाम मौसम के बदलने से हुआ है, एसी चालू रहने से हुआ है, और वो अपने आप को लापरवाही में इतना धकेल देते कि 7-10 दिन बाद उनकी सैचुरेशन डाउन होने लग जाती। और वो सैचुरेशन जब डाउन होती तो पता चलता है HRCT कराने के बाद कि ये स्थिति आ गई है। तो हम लोग क्या उनको अवेयर करते कि आप एटलीस्ट चेक कराएं, HRCT कराएं और घर पे ट्रीटमेंट से ठीक हो सकते हैं, पर लोग नहीं मानते थे। लापरवाही के कारण से हमने जो सेकेंड वेव में जितना भी हमने आप देखो कि व्यक्तिगत जो नुकसान हुए हैं, सामाजिक जो नुकसान हुआ है या दायरे में जितना भी नुकसान हुआ है, मैं जानता हूँ कि ये कम से कम अपनी लापरवाही का बहुत ज़्यादा रोल था उसके अंदर। और उसमें फिर एंड में डॉक्टर्स के पास में प्लाज्मा थेरेपी होती थी सारा ट्रीटमेंट करने के बाद। कब लाइफ सेविंग का एक ही, हालांकि इसमें कई भ्रांति थी, ICMR ने कहा था ये नहीं, लेकिन जोधपुर की मैं अगर बात करूं या जो प्लाज्मा हम लोगों ने काम किया था और उस प्लाज्मा से जो लाइफ सेविंग्स हुई उसमें 60% का अखबार के अंदर भी आया था, सर्वे करवाया था कि जोधपुर में इफेक्टिव थी। तो हमने उस पर बहुत काम किया और CMHO ऑफिस से हमारे पास में लिस्ट है, मिशन जीवन रक्षा में टीम में हम लोग कलेक्टर साहब के साथ जुड़ के और CMHO साहब से जुड़ के हमारे पास में बलवंत जी मंडा और कुछ कौशल जी, ये दवे साहब बहुत इसमें पैनिक थे और हमारे पास में लिस्ट आती थी। हम एक एक पॉजिटिव लोगों को फ़ोन करते, मोटिवेट करते और मोटिवेट करने के बाद में आप समझिए कि ये इतना टफ काम था कि 100 लोगों को फ़ोन करने के बाद मेरे हाथ में सिर्फ 4 लोग आते थे जो प्लाज्मा डोनेट करने के तैयार थे। लेकिन ऐसा हर रोज़ सुबह का एक शेड्यूल रहता था कि भी मेरे को सवेरे 9 से लेके 12 बजे तक 3 घंटे ये सर्च करना है और उसके बाद में जिसकी भी नीड आती
36 कौम के लिए ये, क्योंकि मानवता के नाते लाइफ सबकी इक्वल है। चाहे मोहम्मदन का फ़ोन आता, चाहे किसी कम्युनिटी का फ़ोन आता, चाहे हमेशा तत्पर रहते थे भी इसकी लाइफ सेविंग होनी चाहिए। प्राइवेट हॉस्पिटल्स हों, एमडीएम हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो, इवन दो अथॉरिटीज़ हों गवर्नमेंट की, सबके फ़ोन आते थे। और यथासंभव मेरा ये रहता कि मेरे प्रयासों की कमी से कोई निराश नहीं होना चाहिए, किसी की जान नहीं जानी चाहिए। उसके लिए मैं दिन और रात इसी पे प्रयास रहता था। और वो इतना क्रूशियल टाइम ना, हमने फूड का काम किया, हमने आरटीपीसीआर का काम किया, हमने और भी दूसरे कई काम किए, लेकिन उस समय एक ही काम होता था कि देर रात तक फ़ोन आता था, सैचुरेशन डाउन हो गई है, अब क्या करेंगे, उनको सीधा हॉस्पिटलाइज करवाना, हॉस्पिटलाइज करने के बाद में उसका ट्रीटमेंट के बाद में उसका फॉलोअप के बाद में डॉक्टर से कंसल्ट करके उसके घर वालों को वापस बताना कभी ये, क्योंकि घर वालों को तो एंट्री नहीं होने देते थे। तो कई चीज़ें ऐसी हुआ करती थी। तो रात से लेकर दिन से लेकर यही कार्यक्रम चलता था। उसके बाद में प्लाज्मा की जो परिस्थिति होती थी वो सारी व्यवस्थाएँ करके, और जिसका लाइफ सेविंग हो जाती, मैं आपको बता नहीं सकता कि जिस तरह से लोगों के फ़ोन या मैसेजेस मेरे पास में, मतलब कई लोगों ने तो देवतुल्य और देवतर पता नहीं क्या क्या उसमें बना डाला। मैं 1.5 साल का अगर पीरियड में पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे जो लगता है कि ये कोई लेमैन नहीं कर सकता ये काम। और ये ईश्वर की पता नहीं कोई इनायत मेरे पे उस समय के अकॉर्डिंग जीवन में मेरे लिखी थी और मेरे को निमित्त किया। मैं सहर्ष प्रणाम करता हूँ ईश्वर को कि ईश्वर मुझे ये संबल हमेशा देता रहे। और मेरे जो यार दोस्त, रिश्तेदार, मेरे घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, जिन्होंने मुझे इस संबल में मुझे मोटिवेट करके और आगे बढ़ने के लिए मुझे किया, मैं सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि हम पता नहीं कितनी जान बचा पाए और कितने लोगों के मैसेजेस और फ़ोन आए। किसी की माँ बच गई तो उसका बेटा मुझे फ़ोन कर रहा है, किसी का बेटा बच गया तो उसके पेरेंट्स मुझे फ़ोन कर रहे हैं। वो बहुत, ये सेकंड वेव को तो मैं जीवन में कभी नहीं भूल पाऊँगा और ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि ये दिन दोबारा वापस नहीं दिखाए। सही बात है सर। जहाँ इस दौर में हम सब घर पर थे, घर से बाहर निकलना भी मतलब डर इतना था कि लगता था कि शायद बाहर निकलते ही कुछ गलत होगा। वहाँ पर आप लगातार घर से बाहर रहे, लगातार लोगों के लिए प्रयासरत रहे, खुद भी संक्रमित हुए और उस दौरान भी, आपके क्वारंटीन पीरियड के दौरान भी सिर्फ और सिर्फ आपका फ़ोन कॉल मतलब वो लगातार चलता रहा। 24/7 लोगों के कॉल्स आप अटेंड करते थे, उनके लिए व्यवस्थाएं करते रहे। कहते हैं ना कि अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो उसके जितनी वो तपिश भी आपको सहन करनी पड़ेगी। तो वो तमाम प्रयास जो रहे आपके लिए, मैं साधुवाद दूंगा आपको एक बार फिर। और ये निरंतर, अनवरत, अविराम चलते रहे। आज भी ये प्रयास जारी है और आज जब हालात थोड़े से बेहतर हैं तो वो बेहतर क्यों है? क्योंकि जोधपुर में वैक्सीन आ चुकी है, लोग लगवा रहे हैं और आप जैसे हमारे जोधपुर के, मैं महापुरुष इन्हें कह सकता हूं, जो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी आपने मतलब जितनी तवज्जो आप दे रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, ये कैंप्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मैं उस बारे में भी थोड़ा जानना चाहूँगा आपसे। सर, ये कोविड का जो पीरियड है, इस पीरियड में जो कुछ भी मैं कर पाया या जो कर रहा हूँ, ये मैं पूजा कह दीजिए, मेरी अर्चना कह दीजिए, या मेरा मिशन कह दीजिए, मेरा पैशन कह दीजिए, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता इसको। और उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, क्योंकि मेरा एक ही ध्येय है कि लोगों का जीवन बचे। और लोगों का जीवन कैसे बचेगा? अभी अपने पास में केवल और केवल एक ऑप्शन है, वैक्सीन। और उस वैक्सीनेशन के लिए मुझे अच्छी तरह से याद है कि पिछले दौर के अंदर कोई लगवाने को तैयार नहीं था, हम डोर टू डोर जाके करते थे। लेकिन सेकेंड वेव ने इतना डरा दिया कि वैक्सीनेशन की लोगों की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई और वैक्सीनेशन की कमी और डिमांड बढ़ना दोनों एक दूसरे के साथ इतना ज़्यादा हो गया कि अब बहुत ज़्यादा व्यवस्थाएं करनी होती है, बहुत ज़्यादा कैंप्स करने होते हैं और बहुत लोगों को स्लॉट से नहीं मिल पाता है, उनके लिए व्यवस्था करनी होती है। तो हमने कई कैंप्स ऑर्गेनाइज किए। उसके लिए हमने कम्युनिटी बेस्ड जगह लेके और सात श्रीनगर जोन की टीम को लेके हमने बहुत काम किया। इसमें मैं बलवंत जी मंडा साहब CMHO का और कौशल जी दवे साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझ पे इतना ट्रस्ट करके
जहाँ पे भी हम लोग जाते हैं, हम कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, हम रेगुलर सेंटर्स ऑपरेट कर रहे हैं। इवन दो हमने टीकाकरण आपके द्वार गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम आया था, उसमें हमने एसी बस लगा के और मोहल्ले टू मोहल्ले हमने ले जाके और वहाँ टीम साथ ले जाके वैक्सीनेशन किया। जैन साधु संतों के लिए जहाँ बहुत दिक्कत आ रही थी, उनका कोई आईडी प्रूफ नहीं होता है या वैसे नहीं लग सकता, तो उनके लिए हमने दूसरी व्यवस्थाएं करके उनको वैक्सीनेशन का काम किया। दूसरा एक बहुत बड़ा तबका जो निराश्रित है, जो फुटपाथ पे रह रहा है, जो भिक्षावृत्ति पे डिपेंड है, उन लोगों का कौन है, तो हमने उनका प्लान किया, उनका वैक्सीनेशन हमने पूरा कराने की कोशिश की। और बाद में ऐसी दिक्कतें आई कि कई लोग घर पे कन्फाइंड टू बेड हैं, किसी के फ्रैक्चर हो रखा है, कोई किसी को पैरालाइज्ड है, तो ऐसे लोग सामर्थ्य हैं उनमें लेकिन मूवमेंट नहीं करा सकते पेशेंट को, तो मैं अपनी गाड़ी में टीम को ले जाके और उनके घर पे जाके उनका वैक्सीनेशन करवाता हूँ। ये सब चीज़ें इसलिए कह रहा हूँ कि हर व्यक्ति को वैक्सीन की अहमियत समझनी पड़ेगी, उनकी लाइफ सेविंग की अहमियत समझनी पड़ेगी, अपनों का ध्यान रखने की बात करनी पड़ेगी, तभी हम लोग इस ड्राइव को सक्सेस कर पाएंगे। और आने वाली थर्ड वेव जो संभावित कह रहे हैं, अगर अपन इस तरह से इस वैक्सीनेशन प्लान को सक्सेस कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि थर्ड वेव आएगी या नहीं आएगी, और आएगी तो कितना नुकसान कर पाएगी, क्योंकि सेकेंड वेव वाला अब खतरा नहीं रहा है। हम वैक्सीनेटेड हो चुके हैं और आगे भी हम लोग इसको पूरा करेंगे ताकि लाइफ सेविंग हमारी इसमें मोटिव रहे। राइट सर। तो सर जैसा हम कहते हैं धुन बदल के तो देखो, आपने ज़िंदगी के हर पड़ाव पर धुन बदली है। जो करीबी है आपके वो इस बात से ज़रूर वाकिफ़ हो गए कि बचपन जैसा आपने कहा स्ट्रगल भरा रहा। शुरुआत में अखबार भी बांटे, मेडिकल स्टोर पर भी काम किया, और बहुत कम लोग शायद जानते होंगे कि 79 से 99 के बीच आप राजकीय सेवा में भी रहे। कलेक्ट्रेट में आपने अपनी सेवाएं दी, वीआरएस लिया, धुन बदली, वहाँ से एज ए बिजनेसमैन काम करने लगे, फिर धुन बदली और सामाजिक सरोकार से जुड़े, और कोविड टाइम में तो ये प्रयास अभी तक जारी है। सर मैं एक बार फिर पूरे जोधपुर की तरफ से साधुवाद आपको देना चाहूँगा। ये निरंतर प्रयास आपके लगातार जो चल रहे हैं, कहीं ना कहीं उसी का कारण है कि आज हमारे जोधपुर के हालात कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन अभी भी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, तो इस बात पर फोकस करते हुए कि अभी भी हमें सावधानी बरतनी है, कैब को अपनाना है, यानी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। मैं सर संवाद खत्म करने से पहले चाहूँगा, जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, जो बिग एफएम के श्रोता आपको सुन रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उन्हें? इस महामारी के हम अंतिम दौर में मैं समझ सकता हूँ जिस तरह से है, और अभी भी खतरा टला नहीं है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो मेरा जोधपुर की जनता से और पूरा राजस्थान से ही कह सकता हूँ या पूरे नेशन की बात कर सकता हूँ कि हमें आज भी उन सब चीज़ों का पालन करना है जो आवश्यक है, मास्क लगाना, डिस्टेंसिंग का, क्लीनिंग का, और सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का। प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में रखें, वैक्सीन ज़रूर लगाएं, और आप निश्चित रूप से लाइफ सेविंग, क्योंकि आपको अपने अपनों का पूरा ख्याल रखना है, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने राज्य का, अपने राष्ट्र का। मैं 92.7 बिग एफएम का मैं किस शब्दों में शुक्रगुजारी अर्पित करूं, क्योंकि आप लोग जिस तरह से कोविड पीरियड में आप लोगों ने जिस तरह से काम किया है, आप लोग डोर टू डोर जाके लोगों को अवेयरनेस करने के लिए आपने प्रोग्राम्स तैयार किए हैं, मैं सैल्यूट करता हूं 92.7 बिग एफएम को। मैं जिला प्रशासन, प्रकाश राजी पुरोहित साहब, कलेक्टर साहब, और इंद्रजीत सिंह जी, अब उनका पूरे एडमिनिस्ट्रेशन, जो नेहरा जी और महिपाल जी वगैरह, अंजुम जी, एडीएम वगैरह, ये प्रशासन जो तबका है, निगम प्रशासन है, सुरेश जी ओला, और उसके बाद में अमित जी यादव और कमिश्नर आए उनकी टीम का, और इधर मेडिकल में जो बलवंत जी मंडा साहब और कौशल जी दवे साहब, प्रीतम जी, ये सारी टीम जिस तरह से लगी हुई है, और मैं 9 इंसिडेंट कमांडर जो आरएस ऑफिसर लगे हुए हैं जोधपुर को नोट डाउन बांटा हुआ था, उनका सभी का शुक्रगुजार हूँ। और विशेषकर डॉक्टर सिद्धार्थ सिंह, डॉक्टर तेजस मित्तल, जो मेरे साथ दिन रात लगे हुए हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मैं पूरे जितनी भी संस्थाएँ मेरे साथ जुड़ी थी, और
फूड पैकेट से लेके और वैक्सीनेशन तक के काम में उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं उन सब का, मेरे मित्रों का, मेरे परिवार का और समाज का, सभी का मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वे सब स्वस्थ रहें और स्वस्थ अपना जीवन और ऊंचा यापन करें, खुश रहें और 92.7 बिग एफएम के साथ में खूब एंजॉय करें। राइट सर, थैंक यू सो मच। बहुत से परिवार तो ऐसे हैं जिनके घर में खुशियों की वजह आप है। वो कहते हैं ना कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। तो आपके सपनों में वो जान, एक्चुअली सपने ही ऐसे थे कि आपके चेहरे पर खुशी लानी है, आपको इस मुश्किल दौर से बाहर निकालना है। मैं फिर दोहराना चाहूँगा कि ये जो बातें हमने की है, ये शो काफ़ी कम पड़ेगा, लेकिन मैं फिर से सल्यूट करना चाहूँगा आपके जज्बे को सर। इस पूरे काम को अभी तक आप कंटिन्यू कर रहे हैं, जोधपुर को सर्व कर रहे हैं, जोधाना की शान कहूँ तो गलत नहीं होगा। थैंक यू सर, एक बार फिर बहुत आभार। लेडीज एंड जेंटलमैन, बिग स्पॉटलाइट शो को यहीं देते हैं विराम। मैं आरजे राहुल अब आपसे चाहता हूँ इजाजत। आप फेसबुक पर आरजे राहुल नाम से मुझे सर्च कर सकते हैं, दैट इज RJ स्पेस RAHULL। फेसबुक पेज पर सर से बातचीत का पूरा वीडियो मैं अपलोड करूंगा, जरूर देखिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एक दूसरे को मोटिवेट करने का, इंस्पायर करने का इससे बेहतरीन अवसर नहीं होगा। सर थैंक यू सो मच एक बार फिर, आपने धुन बदल दी वाकई। थैंक यू।